हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दोस्त भी पढ़ सकें। ठीक है, जिसके पास अभी कोचिंग्स नहीं खुली हुई है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप अपने फ्रेंडों को भी बोल सकते हैं, जिससे क्या है आप अपने फ्रेंडों को शेयर करना ये वीडियो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। ये NCERT क्लास 6 का है, चैप्टर 3, तंतु से वस्त्र तक। तंतु यानी कोई धागा, या धागा सिलिकॉन का होता है, कॉटन का होता है। ये धागे जो बनाए जाते हैं उससे फिर उसके धागे बनाने के बाद क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। कपड़े बनने के बाद उसको फिर कपड़ों को काट के सिलाई करी जाती है, उससे पैंट और शर्ट बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा प्रोसेस होता है तंतु से वस्त्र तक का। जैसे आपने कपड़े की दुकान में भ्रमण करने गए तो वहां आपने क्या क्या देखा, जैसे कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और जड़न यानी डस्टर आदि। यहाँ आपने भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उनमें उनके अपने बस्ते तथा बोरे किसी प्रकार के वस्त्र से बने। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम रेशों के रूप में की। ठीक है दोस्तों, अब वस्त्रों की विविधता। वस्त्रों की विविधता क्या होती है, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़ों की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करते उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशम, ऊनी के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उससे क्या है आपको पहचान होगी किसकी, कि कपड़ा सूती है या संश्लिष्ट है, किस टाइप का कपड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो अब एक साथ सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। जब इसे ध्यान से देखें तो आपने क्या देखा, तो देखो सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पे आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इससे बाहर खींचिए। यानी आपने जैसे कपड़े को किसी को लिया, उसमें से आप क्या करोगे, छोटे छोटे जो धागे होते हैं उनको अलग अलग खींचते जाओ। तो अलग अलग खींचते जाओगे तो क्या है, उसमें से धागे निकलते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये चित्र में दिखा रहा है, इस तरीके के। तागा जब दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींचिए। तो हम यह देखते हैं कि तागो यानी धागे को बोलते हैं, को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागा किससे बनते हैं, अब ये चीज देखेंगे हम, ये तंतुएं किससे बनती हैं। तंतु, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े के मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े, तागा यानी कपड़े के टुकड़े के धागे एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। तागे के दूसरे सिरे को अपनी लंबाई के अनुदिश दर्शाएं। अपने नाखून खरोंचिए। क्या आप सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लकड़ी में विखंडित हो गया है। यानी आपने कोई धागा लिया, उसको आपने रखा और अपने उस नाखून से आपने खींच दिया, तो उसमें क्या है, पतले पतले धागे से और दिखाई देंगे आपको। तो यानी और पतला धागा और निकल जाएंगे उसमें, यानी रेसे में रेसे टाइप के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे फिर हम फिर सुई में तागे को पिरोएंगे, यानी सुई में धागे को डालते हैं। फिर हम जैसे सुई में धागा डालते हैं का प्रयास करते हैं। फिर समय भी अपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा, कई बार आप सब लोगों ने भी किया होगा ऐसा प्रयोग। तागे का यह सिरा कुछ पतली लकड़ी में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को कोई सुई की नोक में
गुजारने कठिन हो जाता है, यानी धागा अलग 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 हो जाता है, तो हम सुई में पिरो नहीं सकते हैं, क्योंकि धागा एक समान होगा जब तो हम सुई में धागा पिरो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं, जो फैल जाते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं हम, तंतु। ठीक है, तो तंतु वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी तंतु किससे, मतलब तंतु से धागा बनता है। ठीक है, धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी प्राकृतिक तंतु कहते हैं उन्हें। जैसे रुई हमें कॉटन से, पटास से प्राप्त होती है, जो खेतों में उगाई जाती है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, उनकी खाल पे जो बाल आ जाते हैं, उनसे भेड़ों की खाल पे जो बाल आ जाते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। ये तो क्या है, नेचुरली है, ये हम नेचुरली प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रुई तथा जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली है, यानी ये चीज पादपों से प्राप्त होती है। तंतु के उदाहरण है ऊन तथा रेशम, जे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम यानी रेशम का कीड़ा रेशम के धागे को बनाता है, तो उससे क्या मिलता है, हमें रेशम मिलता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तन ऊन से प्राप्त होती है, कर्तन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, ऊंटों के बालों से भी प्राप्त होते हैं, खरगोश, याक, ये आपके ज्यादातर पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, जिन पे मैंने अंडरलाइन करी, आप सब इनको याद जरूर करना। तो हजारों वर्ष पहले वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग किया होता था। यानी पहले हजारों वर्ष पहले क्या होता था, प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों के ऐसे रासायनिक पदार्थों को जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जिन्हें हम पॉलिस्टर, नायलॉन, एरिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बिना जंतु और जंतु के बनाए गए हैं ये रेशे। देखो दोस्तों, कुछ पादप तंतु रुई क्या होती है, पादप यानी प्लांट, यानी पौधे से जो प्राप्त होती है हमें। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का प्रयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा दीपक वगैरह जलाते हैं, तो हम रुई का जो फोआ होता है उससे हम बाती बना के और तेल में डाल देते हैं, जिससे क्या है, हमारा दीपक जलता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है रुई का यूजेस, यानी प्रयोग। और गद्दे वगैरह, ये रजाई वगैरह, ये सब रुई के प्रयोग से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ रुई लीजिए और खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों पर ध्यान से देखें। आप क्या परीक्षण किएंगे? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है, साधारणतः कपास के पौधे में वहां लगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। तो क्या देखा आपने, काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। कहाँ उगाई जाती है सामान्यतः? ये आपके रुई कहाँ उगाई जाती है, ये आपने देखा, जहाँ पे काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। तो ये आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम, अब देखो जहाँ राज्यों में उगाई जाती है कपास, जहाँ पे हमारे देश का कपास की कृषि की जाती है, कपास पादप फल कपास गोलक के लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने के बीज टूटकर खुल जाते हैं। कपास तंतुओं से ढके बिनोल यानी कपास बीज कहते हैं जिसे, को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है? कपास की वगैरह ये चीजें आपने देखी हैं, तो ये चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से पढ़ते हैं। साधारणतः इन कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पश्चात कपास से बीजों के कंतन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। किसको कहते हैं कपास ओटना? जो हाथों के द्वारा पृथक की जाती है उसमें रुई बीजों से। ठीक है,
अब देखो जूट यानी पटसन, पटसन क्या होता है, ये देखो दोस्तों, ये कपास से रुई निकाल रहे हैं इस तरीके से, कपास ओटना जिसे कहते हैं हम। अब देखो जूट यानी पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ये जरूर याद रखना कि भारत में इसकी खेती पटसन की कब की जाती है, वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है, ये जरूर याद रखना। पटसन यानी पादप फसल को पुष्प अवस्था में काटते हैं, यानी जब फूल हो जाता है जब हम इसको काटते हैं। इसके पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, जैसे करने के तने गल जाते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, तने गल जाते हैं पटसन से, जिससे हम बाद में पृथक कर सकते हैं रेशों के रूप में। वस्त्र बनाने में, अब देखो इसमें वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया, यानी धागों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, अब देखो कैसे किया जाता है, इसके क्रियाकलाप हैं तो ये आप पढ़ें। सूती तागे की कताई, ये देख रहे हो, ये जो व्यक्ति बना रहा है ये पटसन से तागा बना रहा है यानी धागा। तो सूती वस्त्रों की कताई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, आप खुद भी इन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ये आपने देखा, ये सारी चीजें, ये जैसे हाथ से रुई पकड़ी, ये तागा वगैरह बनाया, ये चीज आपकी नॉर्मल जो यूज होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जब गांधी जी तागा वगैरह करके तागा बनाते थे, धागा बनाते थे, वो चरखे से बनाते थे ना पहले। अब देखो तागा से वस्त्र कैसे बनाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख विधियां बनाई जाती हैं, बुनाई, बुनाई से आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसलिए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कैसे कागज की और उससे बुनाई वगैरह करके सीख रहे हैं, जिससे क्या प्रयोग कर रहे हैं इन चीजों का। इन चीजों के प्रयोग से हम इन चीजों को देख सकते हैं किस किस तरीके से क्या क्या चीज बनती है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ये चीजें करगनों वगैरह से ये इस तरीके से बुनाई होती है, ऊन से, ऊन के द्वारा हम जो लेडीज क्या करती हैं, स्वेटर वगैरह बुनती हैं। ये सारी क्या है, एक बुनाई है, एक विशेष प्रकार की बुनाई भी होती है। ये सभी ये क्या होती है, ऊन से ये स्वेटर वगैरह बुनना, ये सारी विशेष प्रकार की बुनाई है। तो अब हम आते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास, क्या क्या हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास रहा है। ओके दोस्तों, तो देखो, क्या आप अपने यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे। वस्त्रों विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, ये जरूर याद रखना, प्रारंभ में लोग क्या करते थे, वृक्षों की छाल, बड़े बड़े पत्तों के अथवा जंतुओं के चर्म और समूर के से अपने शरीर को ढकते थे, यानी जंतुओं की खाल वगैरह से अपने शरीर को ढकते थे, पत्तों से और छाल वगैरह, उनसे अपने आप को ढक लेते थे। पहले बहुत साल पहले, हजारों साल पहले कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर कटाइयां, डलियां बनाना सीखा। ठीक है, कुछ समय बीता तो उन लोगों ने किसान खेती वगैरह करी, खेती से क्या है, उन्होंने कुछ डलिया वगैरह, ये सूप वगैरह ये बनाना सब चीज सीख लिया। तो लंबी, तो क्या जंतुओं को ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियां बनाई, इससे इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, यानी जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैस्क भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, ये याद रखना। फ्लैक्स भी एक क्या है, पादप है, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र यानी पहले, अब देखो ये दिया है, कपास गोलक ओटते हैं, फिर रेशे बनते हैं, फिर कताई होती है, फिर तागे बनते हैं, तागे से बुनाई, फिर वस्त्र, फिर बनाई। ये सारी चीज क्या है, इसमें प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना। अब देखो
मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। खेती हमेशा नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी होती है। उन दिनों लोगों ने सिलाई करना, ये चीज जरूर याद रखना, किस नदी के किनारे फ्लैक्स और इसकी खेती करी जाती थी मिस्र में। ठीक है। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों में वस्त्रों से आच्छादित, देखो दोस्तों, जैसे उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों को आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों से उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का भी आविष्कार किया था। वस्त्रों की सिलाई पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं, परंतु कुछ यह आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि आज भी साड़ियां, धोतियां, लुंगियां तथा पगड़ियां का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश आए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये चीजें आपको आज जानकारी मिली कि वस्त्रों के क्या चीज कैसे होती है। तो ये आपके लिए ये कुछ याद करने के लिए नोट पॉइंट्स हैं, जो आप सभी लिख लें इन नोट पॉइंट्सों को और याद करें ज्यादा से ज्यादा। इन चीजों को बार बार पढ़ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बार बार वीडियो देखना, जिससे आपको याद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने से आपको याद होगा। और आज आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आएगा वस्तुओं के समूह बनाना। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट डे वस्तुओं का समूह बनाना, चैप्टर नंबर 4। ओके, बाय दोस्तों।